चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है वांट हाफ गुणांक। इसमें ये बताया भाई वांट हाफ गुणांक क्या होता है और इसकी बेस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे आपको पता होगा भाई हम कोई भी विलयन बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक विलय लेते हैं जो कम मात्रा में होता है और दूसरा क्या लेते हैं हम, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, विलय का या तो वियोजन होगा, जैसे नमक को हम किस में डालें, जल में डालें तो वो टूटेगा, या दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है उसमें, संयोजन, जुड़ना, एसोसिएशन। तो दो होते हैं, वियोजन या संयोजन। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं जैसे नमक को हम जल में डालेंगे तो वियोजन होगा, यदि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डाल दें तो क्या होगा, ये संयोजन होगा। तो वांट हाफ गुणांक कब काम आता है, कब यूज होगा, जब आपको ये वर्ड लिखे मिले क्वेश्चन में, या तो वियोजन या कौन, संयोजन। तो वांट हाफ ने एक साइंटिस्ट हुए जिन्हें सबको पता है कि भाई केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला पहला। तो इन्होंने विलय के वियोजन या संयोजन की मात्रा को निर्धारण के लिए एक कारक दिया, अपना नाम दे दिया, और उसी को फैक्टर को क्या नाम दिया, वांट हाफ गुणांक। ऐसे भी लिख सकते हैं, वियोजन या संयोजन के फलस्वरूप विलयन में कणों की संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन के लिए या परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए क्या दिया, एक कारक दिया आई, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। आपको पता है कि वियोजन होगा तो कण बढ़ेंगे और संयोजन होगा तो कण क्या होंगे जी, घटेंगे। तो इसे किस तरह से परिभाषित किया गया है कि इसकी कई परिभाषा हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आई बराबर प्रेक्षित, प्रेक्षित का मतलब प्रैक्टिकली, प्रायोगिक, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे परकलित, परकलित का मतलब सामान्य या सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो आपने पढ़े 4 तरह के होते हैं, ध्यान होगा। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ऊपर डेल्टा पी लिखा है, नीचे भी डेल्टा पी लिखा है, लेकिन ऊपर क्या आएगा, इस बेस पर परिकलित यानी प्रैक्टिकली, और कैलकुलेट जो वैल्यू होती है दोनों में अंतर होता है, उन्हीं का अनुपात जो होता है वो आई कहलाता है। तो पहली परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी क्वथनांक गुणन, जिसे लिखते थे डेल्टा टीबी, तो यहाँ भी डेल्टा टीबी है, ये प्रेक्षित है और ये कौन है, ये परिकलित है। ऐसे ही था हिमांक अवनमन, तो हिमांक अवनमन डेल्टा टी है, प्रेक्षित बटे डेल्टा टी एफ क्या, ये परिकलित है। और लास्ट में आपने पढ़ा था इसमें पराक्षण दाब, तो पराक्षण दाब के लिए भी यही फॉर्मूला बना, आई इक्वल पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। इसमें आगे जाएंगे तो एक नया फॉर्मूला और बनता है कि भाई आई निकालना चाहें तो वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संयोजन के पहले या पूर्व में कणों की संख्या का जो अनुपात है वो भी क्या होता है, आई होता है। अब रह जाता है अणुभार। अणुभार और आई में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अभी तक प्रेक्षित शब्द कहाँ रहा था, ऊपर, और सैद्धांतिक या परकलित वर्ड कहाँ रहा था, नीचे। अब उल्टा होगा, आई इक्वल परकलित या सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित या प्रैक्टिकली अणुभार, ये होता है। अब आप देखें इसमें कि कैसे पता चलेगा भाई कि वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है या वियोजन संयोजन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने वैल्यू फिक्स कर रखी है, आई का मान क्या हो, 1 हो, तो न तो वियोजन होगा नहीं क्या होगा, ये संयोजन होगा। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनका वियोजन संयोजन नहीं होता, जैसे हम ग्लूकोज को जल में डाल दें, यूरिया को डाल दें या चीनी को डाल दें, इनका न तो वियोजन होता है न संयोजन होता है। ऐसे पदार्थों के लिए आई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो पूछ लिया आप वियोजन के लिए आई का मान लिखिए तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल 1। दूसरा आई ग्रेटर देन 1, यदि आई का मान 1 से कैसा हो, ज्यादा हो तो क्या होगा इसका वियोजन, जैसे NaCl 2 कण बनेंगे, 2 आयन बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस KCl, BaCl2 कितने बनेंगे, 3। आई लेस देन 1 हो तो क्या होगा, संयोजन होगा। अब संयोजन किसमें होता है, इसके लिए आपको विलायक पता है कि भाई 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय और कौन, अध्रुवीय, जैसे एसिटिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, इन बेंजीन, यानी एसिटिक अम्लों को किसमें डाल दें, बेंजीन में, और बेंजोइक अम्लों को भी किसमें डाल दें, बेंजीन में, तो इनका क्या हो जाएगा, ये संयोजन। इनके लिए आई का मान लेस देन 1 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, ये नवे चैप्टर पढ़ेंगे K4FeCN का होल पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, के लिए आई का मान बताओ। तो इसे जल में डालेंगे तो K4FeCN का होल 6, जानते हैं ये बड़ा कोष्टक एक क्या ही स्क्वायर ब्रैकेट होता है जो समय मंडल का कार्य करता है। तो इसके अंदर एक ही आयन होता है, ये पूरा यहाँ तक एक ही होगा, ये इसके बाहर कितने 4 हैं, तो K4 और FeCN का होल 6, और यहाँ आपका 4 माइनस, तो कितने आयन पैदा हो रहे हैं इससे, 4 तो ये हो रहे हैं पोटेशियम आयन, और एक ये हो रहा है, कितने हो गए 5। फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल वियोजन के बाद आयनों की संख्या या कणों की संख्या बटे वियोजन से पहले, तो वियोजन के बाद कितनी है, 4 और 1 5, तो 5, और वियोजन से पहले क्या है, 1 है पूरा, K4FeCN का होल 6 1 बना जाएगा, तो 5 बटे 1, इसलिए आई कितना आ गया जी, आई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही आप इसमें संयोजन के लिए देख सकते हैं। एसिटिक अम्ल के लिए देखेंगे
कह रहा है कि बेंजीन में एसिटिक अम्ल के लिए आई का मान क्या होता है, ये आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। एसिटिक अम्ल के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु, डाइमर कहते हैं, तो द्विलक कहते हैं, यानी दो अणु मिलते हैं लेकिन बनता क्या है, एक अणु। तो फॉर्मूला क्या है, आई संयोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे संयोजन से पहले अणुओं की संख्या। तो संयोजन के बाद अणुओं की संख्या क्या है, एक है, संयोजन से पहले अणुओं की संख्या क्या है, दो है, तो कितना आ गया जी, 0.5 आ गया। यानी बेंजीन में एसिटिक अम्ल के लिए आई का मान क्या होता है, 1/2 या 0.5 होता है। आगे जाएंगे तो इसमें कुछ चीजें और देखेंगे कि भाई आपने पढ़े थे अणुसंघ गुणधर्म के 4 मान, लेकिन उसमें एक वर्ड आ जाए आपके क्वेश्चन में या कहीं शब्द लिखा हुआ आ जाए कि उसका वियोजन, विलय का वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है। तो वियोजन और संयोजन के बिना तो ये पढ़ा था वास्तव में आपेक्षिक बंधन P0 - PS अपॉन P0 इक्वल XV, विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। लेकिन जब इसमें वियोजन आ जाए या संयोजन आ जाए तो कौन सा फैक्टर लग जाएगा, आई लग जाएगा, इसलिए यहाँ आई आ जाएगा। आई कब नहीं आएगा, जब इसमें वियोजन संयोजन शब्द नहीं आए क्वेश्चन में, लेकिन वियोजन और संयोजन शब्द आ जाए तो कौन जुड़ जाएगा इसमें, आई। ऐसे ही आपने पढ़ा था क्वथनांक गुणन इक्वल KB इंटू M, लेकिन जब वियोजन संयोजन आ जाए तो कौन आ जाएगा इसमें, आई। ऐसे ही क्वथनांक गुणन KF इंटू M पढ़ा, लेकिन वियोजन संयोजन शब्द आ जाए तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब इसमें आगे जाएंगे तो पाई बराबर क्या होता है, CRT, पराशर दाब को पाई से डिनोट करते हैं। तो इसमें यदि वियोजन संयोजन आ जाए तो इसमें भी क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चारों गुणधर्मों, जो अणुसंघ के गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, उनमें यदि वियोजन और संयोजन वर्ड आएगा तो उसमें उनके आगे क्या लग जाएगा, आई फैक्टर लग जाएगा। आगे देखते हैं तो इसमें अब रिलेशन आता है कि भाई वियोजन की मात्रा अल्फा और वांटा गुणांक आई में क्या संबंध होता है। दो रिलेशन है यहाँ, एक वियोजन के लिए और एक कौन, संयोजन के लिए। तो पहले वियोजन देख लें, उसके बाद संयोजन देखें। तो मान लें कि एक विद्युत अपघट्य ए है और वो बहुत सारे आयनों में टूटता है, जिसकी संख्या क्या है, n है। मान लिया प्रारंभिक मूल क्या है, 1 है, बनाई नहीं तो क्या हुआ, 0। साम्य पर क्या है, 1 - अल्फा, वियोजन की मात्रा अल्फा, 1 - अल्फा कितने बने, n अल्फा। अब आप देख रहे हैं वियोजन से पहले, तो वियोजन से पहले क्या है, 1 है प्लस 0, तो 1 + 0 = 1। वियोजन के बाद जोड़ दो सबको, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। अभी आई पढ़ा था वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन के पहले कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद क्या है, 1 - i प्लस n अल्फा, तो 1 - अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1 को हटा दिया, तो i = 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, i - 1 = n अल्फा माइनस अल्फा, या ऐसे लिख सकते हैं i = 1 + अल्फा, 1 + अल्फा ब्रैकेट में n - 1, या ऐसे लिख सकते हैं i - 1 = अल्फा कॉमन आ गया, n - 1 अल्फा लेना चाहते हैं, अल्फा = i - 1 अपॉन n - 1। यदि हमें i पता है और n पता है तो हम अल्फा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। जो अल्फा आएगी उसमें हम मान लीजिए 0.98 आती है, परसेंट के लिए हम 100 इंटू कर देंगे तो वो कितनी परसेंट आ जाएगी, 98%। वियोजन या संयोजन में जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं देखें। K4FeCN6 का 0.1 m विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर 46% वियोजन होता है, तो इसका पराशर दाब क्या होगा, यानी पराशर दाब की क्या करो जी, कैलकुलेशन। तो आपको पता है कि भाई पराशर दाब के लिए फॉर्मूला पाई बराबर क्या होता है, CRT, दूसरा भी होता है। लेकिन जब इसमें क्या वर्ड आ गया, वियोजन, तो इसमें कौन शब्द लग गया, पाई आई आ गया, तो पाई = ICRT हो गया। अब आई कैसे निकालेंगे, अभी पीछे पढ़ा था, आई इक्वल होता है 1 + अल्फा n - 1, तो आई बराबर 1 + 40% है, 40 बटे क्या है 100, n का मान 5 क्यों आया, तो आपको पीछे बताया K4FeCN6, इसे तोड़ेंगे तो कितने n बनेंगे, 5, 4 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो ये टूटता है K प्लस FeCN6 4 - i, तो 1 तो ये रहेगा और 4 ये रहेंगे, तो कितने हुए 5, तो 5 - 1 4 बचा, 4 डिवाइड कर दो, 1 + 1.84, आई आ गया आपका 2.84 आ गया। अब बात करते हैं, सी दे रखा है कितना है, 0.1 m, आर वैल्यू जानते हैं 0.082 और टी दे रखा है सेल्सियस में, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो क्या हो जाएगा ये 27
प्लस 273 तो कितना हो गया 300 केल्विन। वैल्यू रख दो, पाई बराबर ICRT 2.84 इंटू 0.1 0.082 इंटू 300 कैलकुलेशन करोगे तो 6.98 ATM आएगा ये पराक्षण दाब। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे भी आपने पीछे पढ़ा गया भाई वन टाप गुणांक और संयोजन वियोजन की मात्रा में संबंध, ऐसे यहाँ पर है वन टाप गुणांक व संयोजन की मात्रा में संबंध। मान लेंगे भाई एक विद्युत अपघट्य जिसके n मोल लिए गए और वो जुड़कर AN बनाते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं A/N, ऐसे भी लिख सकते हैं, जुड़ते हैं वो। प्रारंभिक मोल क्या 1 है, इधर बना नहीं तो 0, सामने पर मोल वही 1 माइनस अल्फा, तो और नीचे लिखेंगे अल्फा अपॉन n। अब संयोजन से पहले जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0, तो क्या हो गया 1 प्लस 0 1, संयोजन के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई आई जो होता है वन टाप गुणांक वो होता है संयोजन के बाद कणों की संख्या बटे संयोजन से पहले कणों की संख्या। तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। संयोजन से पहले क्या 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिया, तो आई इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n का इंटू करना है, सॉल्व करने से ni इक्वल n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा, और ऐसे भी लिख सकते हैं ni माइनस n, ये इधर आ जाएगा अल्फा माइनस n अल्फा। इसमें से कौन कॉमन आएगा n कॉमन आएगा तो i माइनस 1 बराबर अल्फा 1 माइनस n, तो अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, ये होता है संयोजन के लिए। और वियोजन के लिए आप पहले ही पढ़ सके हो, वियोजन के लिए क्या पढ़ा था, वियोजन की पढ़ा था अल्फा बराबर i माइनस 1 बटे n माइनस 1। तो ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जब वियोजन होता है तो इसे यूज करते हैं और जब संयोजन होता है तो इसे यूज करते हैं। आपको कुछ छोटे न्यूमेरिकल और बनते हैं इसमें, भाई पूछा जाए भाई न्यूमेरिकल और कैसे कर सकते हैं, तो आपको पीछे पढ़ा था क्वथनांक या क्वथनांक मूल्यांकन, तो ये ध्यान रखना है ये कणों की संख्या के कैसा होता है समानुपाती, यानी जितने कण होंगे उतना ही क्वथनांक में उन्नयन होगा, अर्थात क्वथनांक क्या होगी जी वृद्धि होगी। वैसे ही उतना ही क्या होगा जी पराक्षण दाब, पराक्षण दाब भी कणों की संख्या के कैसा होता है समानुपाती, सांद्रता समान हो। वन टाप गुणांक भी कणों की संख्या के कैसा होता है समानुपाती होता है। जैसे एक क्वेश्चन है 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m NaCl और 0.1 m CaCl2 और 0.1 m AlCl3 के लिए बताइए आप कि भाई इसमें क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा या कणों की संख्या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज जो होता है विद्युत अपघट्य, इसमें एक ही मानेंगे, NaCl में कितने होंगे 2, CaCl2 में कितने होंगे 3 और AlCl3 में कितने होंगे 4। तो यहाँ 1 या 2 या 3 और यहाँ 4, तो इन तीनों में कणों की संख्या बढ़ रही है, कणों की संख्या बढ़ रही है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे क्वथनांक उन्नयन बताइए तो यही क्रम होगा बढ़ता क्रम, पराक्षण दाब का बढ़ता क्रम बताइए तब भी यही होगा, और वन टाप गुणांक का बढ़ता क्रम पूछा जाए तो इसका यही आंसर होगा। यानी तीनों जो होते हैं वो कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं और तीनों का बढ़ता क्रम यही आएगा, बशर्ते कि सांद्रता कैसी है समान है। दूसरा आता है इसमें हेमांक, ये हेमांक में अनुमान ये होता है कणों की संख्या के कैसा व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि इसमें वाष्पदाब कम होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब किसका हो गया 0.1 m का ग्लूकोज का हेमांक सबसे ज्यादा होगा, ये हेमांक में सबसे ज्यादा कमी होगी, और NaCl का फिर CaCl2 और AlCl3। तो सिंपल बात ये रही कि जिसमें कण ज्यादा है उसका क्वथनांक उन्नयन पराक्षण दाब और वन टाप गुणांक ज्यादा है, परंतु उसका हेमांक क्या है जी कम है। चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।